पहाड़ों में वो डिफेंस की प्रिपरेशन और मुकाबला करने का जो जज्बा है, वो हमारा इतिहास है, वो शुरू से रहा है. द ऑफिसर सेड कि आई हैव गॉट ओनली, अनफॉर्चुनेटली आई हैव गॉट ओनली वन चेस्ट नंबर टू अनाउंस. मूवमेंट ही सेड ओनली वन चेस्ट नंबर, तो मैंने तो फिर बोल दिया. देन ही सेड वेयर इज चेस्ट नंबर 13. और के ऊपर मूव कर रहे हैं ऐसे करके टो पकड़ के, तो पीछे से हमारे पहले वो जो शॉट्स थे फुटबॉल स्टॉल्स वो फटने शुरू हुए, फिर हमारे अंडरगारमेंट फटने शुरू हुए, फिर हमारी चमड़ी छिलनी शुरू हुई, एंड द रोड वाज कंप्लीटली इन ब्लड. जहां हम हिल टॉप पर थे उससे लगभग 100-150 मीटर नीचे दो घर थे. उन घरों में से मिलिटेंट्स निकल के भागे. Okay. I got a call from the sector commander that if you are ready to move by evening, then you are going to war battle zone. Otherwise, there is nothing visible, and you cannot switch on the lights, क्योंकि जैसे आप लाइट शूट करोगे वैसे ऊपर से सीधा वो आते चलेंगे. वहाँ तो गोले पहली बरस रहे थे. बिल्कुल, वो तो गाड़ियाँ पड़ी हुई थी सर वहाँ, जली हुई गाड़ियाँ पड़ी थी रिवर में. पूरी पनाग had the plan to capture 60 kilometers of enemy territory in first night. ओके. आज मैं जिस वॉरियर से बात करने वाला हूँ, आप ताज्जुब करेंगे कि इन्होंने ज़िंदगी के 11 साल जो आर्मी में बिताए वो सिर्फ ऑपरेशंस ही ऑपरेशंस किए, और वो ऑपरेशंस भी जहाँ की सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी J&K में, यहाँ तक कि इन्होंने ट्रांस LOC ऑपरेशन किया. अक्रॉस द LOC जाके एक हाइड आउट को इन्होंने बिल्कुल उड़ा दिया और काफ़ी मिलिटेंट को हताहत किया. उसके साथ साथ जो कुछ मिलिटेंट के लीडर्स थे वहाँ भी इन्होंने ऑपरेशन किया, जहाँ एक साथ इन्होंने करीब 6-7 लीडर्स को ध्वस्त किया. कारगिल में इन्होंने, कारगिल के जो विजय था उस ऑपरेशन में भी इन्होंने एक जो कम्युनिकेशन सेंटर था पाकिस्तानी आर्मी का, उसको जाके ध्वस्त किया. कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया इन्होंने. ये हैं हमारे आज के गेस्ट, जिनका नाम है मेजर राकेश शर्मा, शौर्य चक्र. और ये वो शौर्य चक्र है उस शख्स से इन्होंने लिया जो कि महान आदमी थे, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे एक्स प्रेसिडेंट. बाकी की बातें हम इनसे ही सुनेंगे. Mr. Sharma, welcome to the show, which I call it a win life like a warrior, and you are a true warrior. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जय हिंद. राकेश, टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि यस, हिमाचल प्रदेश का ये तो है कि हर घर में एक फ़ौजी होता है और बहुत बड़ी ट्रेडिशन है वहाँ की लड़ाइयों की. आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली कि आपको फ़ौज में ही जाना है? सर, जैसा कि आपने अपनी पहली पंक्ति में कहा कि हिमाचल में हर घर में एक फ़ौजी होता है, तो हमारे यहाँ का जो इतिहास है वो पास्ट, हमारी अगर हिस्ट्री आप देखें तो एक तो हर घर में फ़ौजी, और दूसरी बात ये है कि भारतवर्ष में जितने भी इन्वेजन हुए, जो लोग भी अटैकर्स जिन्होंने किया, ये सारे के सारे जो है, जो हमारी हिमालयन रेंजेस थी, इन पासेस के जरिए क्रॉस करते हुए इन्होंने भारत में अटैक किया. तो पहाड़ों में वो डिफेंस की प्रिपरेशन और मुकाबला करने का जो जज्बा है, वो हमारा इतिहास है, वो शुरू से रहा है. इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे छोटे छोटे राज्य हैं, पर वहाँ से हमारे पूरी ट्राई सर्विसेज में ना सिर्फ लोग वहाँ पर जाते हैं, बल्कि वहाँ की रेजिमेंट्स बनी हुई हैं. छोटे छोटे राज्यों की रेजिमेंट्स बनी हुई हैं, 2-3 आप देख लें. जम्मू रीजन, हिमाचल, अब उत्तराखंड, यहीं से 5-6 रेजिमेंट्स आती हैं इंडियन आर्मी में. तो एक तो वो पास्ट है. दूसरी बात है, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हमारे पड़ोस में, नेबरहुड में, हर जगह जो है आर्मी के लोग उस टाइम आते थे. हम उनकी कहानियाँ सुना करते थे. बहुत सारे वेटरन्स ऐसे थे जिन्होंने 47, उसके बाद 65, 71, 62 ये जंगें लड़ी. मेरे जो मदर की साइड से जो परिवार है,
उस परिवार के डिस्टेंट रिलेटिव थे एक, वो विक्टोरिया क्रॉस थे सेकेंड अच्छा। वर्ल्ड वॉर के। तो इतना कुछ, जब वो इन्वायरमेंट पूरा का पूरा ऐसा बना हुआ था। और ये उस टाइम की बात है कि जब अगर किसी के मन में आता था कि भी देश सेवा कैसे करनी है, तो वो सीधा का सीधा जो है उसका एक ही आंसर होता था कि आप फौज में जाइए और देश सेवा कीजिए। जैसा आज की तारीख में बड़े अल्टरनेट मौजूद हैं, पर उस टाइम में वो एक सीधा रास्ता होता था कि फौज में जाइए। और जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्म पहनने का चार्म होता है, वो आज भी है, पहले भी था, पहले कुछ ज़्यादा था शायद हमारे टाइम में, क्योंकि एक बार आपने वर्दी पहन ली तो आपका जो पूरा पर्सोना है, जो आपकी लाइफ है, वो लाइफ ही अपने आप में एक जो है मैं कहूँगा कि एग्जाम्पलरी लाइफ, एग्जाम्पल बनती थी लोगों के लिए। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे जो सोर्स बने कि मैं फ़ौज में जाऊं। और ये तो मेरे अंदर फ़ौज में आने से पहले एक जज्बा था कि भाई फ़ौज में जाना है। और फिर एज अ सोल्जर आपको जो सोल्जर का कर्मा होता है कि दुश्मन की आंखों में आंख डाल के देखना और उसको ललकारना, तो वो तो मेरे अंदर पहले से था। और मेरे ख्याल से उस जज्बे ने भी मेरे को प्रेरित किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। क्या बात है। तो फिर कैसे, हाउ डिड यू प्रोग्रेस फर्दर? तो उसके बाद फिर सर गांव में पढ़ाई की हमने। उसके बाद जो है इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमारे इतिहास में जिस इलाके से मैं हिमाचल में आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ओके। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया 1954 में। ओके। तब तक वो इंडिपेंडेंट स्टेट था। अच्छा। जैसे सरदार पटेल ने जिन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इंडिया में इंडिया का हिस्सा बनाया, बिलासपुर काफ़ी टाइम तक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा, 54 में भारत का हिस्सा बना। और ये जो बिलासपुर है, इसका पुराना नाम इतिहास में इसको कहते हैं कोट कहलूर। कोट कहलूर के नाम से जाना था। ओके। आजकल के भी लोग वहाँ पर उनको कहलूरिया करके बोलते हैं। ओके। जैसे चंबे के लोग जो है वो चंबयाली, कुल्लू के लोग जो है उनका अलग से, और लाहौल के लोग लाहौली, ऐसे तो ये कहलूरी होते थे। महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उनका एक बहुत ट्रस्टेड जनरल हुआ करते थे, जनरल जोरावर सिंह। ओके। जनरल जोरावर सिंह वो आदमी था जिसका आज भी काबुल में स्टैचू लगा हुआ है। ओके। बिकॉज ही रीच्ड काबुल। ओके। महाराजा रंजीत सिंह की सेना जब भारत से प्रोग्रेस कर रही थी, तो वो एक जनरल था, सिपा सलार था उनका, जिसने अफगानिस्तान के आगे कंधार और कंधार वाला इलाका पूरा उसने जो है अपने कब्जे में लिया था। तो महाराजा रंजीत हिमाचल से आते हैं इसका मतलब? महाराजा रंजीत जो है वो बेसिकली पंजाब एरिया से थे। ओके। पर उनका जो सबसे सर्वोच्च जो उनका जनरल था, जनरल जोरावर सिंह, वो इस इलाके से आता था। ओके। वो हमारे गांव के पास में जो कोट कलूर का इलाका मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आते थे। ओके। तो ऐसा इतिहास रहा है। ओके। तो उसके बाद जब ये हो गया जहन में कि भी इतना कुछ है और फौज में जाना है, तो उसके बाद मैंने फिर किसी और अल्टरनेट की तरफ देखा नहीं। मैंने बेसिक एजुकेशन अपनी गांव से पूरी की। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं दिल्ली में आया, और कॉलेज करते करते मैंने जो है वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी की। और अगेन आई वाज वन ऑफ द लकी वन, जो चाहे मेरा फ़ौज का कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट 95 में फर्स्ट मेरा अटैम्प्ट था एसएसबी इलाहाबाद, और वहीं से मैं जो है एसएसबी इलाहाबाद गया और वहाँ से रिकमेंड होके फिर देन आई वेंट टू द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। आपने एसएसबी इलाहाबाद की बात की राकेश। एसएसबी इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ ए सिलेक्शन सेंटर, सपोज टू बी रिजेक्शन सेंटर। जी। वहाँ की कुछ ज़रूर आपकी यादें होंगी कि किस तरीके से आपने वो रिजेक्शन सेंटर को सिलेक्शन सेंटर बदल दिया। वो जो याद है सर, वो यादाश्त जो है वो तमाम उम्र के लिए बंधी हुई है साथ में। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि जब इलाहाबाद पहुँचे हम, मेरे ख्याल से प्रयागराज एक्सप्रेस होती थी, तो वो पकड़ के इलाहाबाद पहुँचे। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उससे पहले 3 बैच थे जो लगातार वॉश आउट होके, और वो लोग वापस, उनमें से कुछ लोग हमको मिले। तो मेरे को पहली बार पता लगा कि उन्होंने मेरे को बताया कि थोड़ी जिज्ञासा होती है आदमी की, हाँ भाई पूछें क्या हुआ क्या। तो उनके जाहिर सी बात है उनकी शक्लें उतरी हुई थी, सारे रिजेक्ट होके आ रहे थे, डीमोटिवेटेड थे। अच्छा, उसमें दूसरा स्ट्रगल ये होता है कि आदमी को ये सोचता नहीं है कि मैं रिजेक्ट होके वापस आऊँगा, तो कोई आदमी उस टाइम जो है ऐसे वापस आने की प्लानिंग करके नहीं जाते, ना रिजर्वेशन ना कुछ। अब कोई वो ट्रेन के अंदर जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बस स्टैंड भाग रहे हैं, तो जी वो वैसे फ्रस्ट्रेशन उनको। तो मैंने उनसे बात हुई वहाँ पर हम लोगों की, तो उन्होंने कहा कि भी ऐसा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर,
इलाहाबाद के अमरूद गुआवा जो है बड़े मशहूर होते हैं। आप यहाँ आराम से अपना अमरूद खाओ 2-3 दिन और घर वापस जाओ। तो आप देखिए कि स्टेशन के ऊपर ही एक झटका कि एक तो तीनों बैच वॉश आउट, और ऊपर से जो है ये कह रहे हैं कि भाई अमरूद खाओ और वापस जाओ। चलो उसके बाद जो है वो बस उनकी ISSB वालों की, हम पहुँचे सेंटर में और वहाँ पर वो स्टार्ट हुई कार्रवाई। तो अब उस बैच में, अच्छा उसमें क्योंकि इलाहाबाद में 4 SSB बोर्ड है तो उनके हर SSB बोर्ड के वो चल रहे हैं। माइन वाज, मेरे को याद है मैं 32 SSB में गया, तो 30 SSB में हमारा जो उस टाइम बैच था उसकी स्ट्रेंथ वाज अराउंड 50 के आसपास की स्ट्रेंथ थी, और उसमें से काफ़ी लोग थे जो आर्मी बैकग्राउंड से थे। तो जब हम इनिशियल इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ शाम को बैरक्स में और बातचीत वगैरह हुई, तो मुझे लगा कि मैं तो यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब नौसिखिया मान लो या नोविस। हाँ नोविस, मतलब कोई है ही नहीं मेरा। तो मैंने कहा भाई यहाँ कर्नल के ब्रिगेडियर के लड़के आए हुए हैं, इतना कुछ सीख के आए हुए हैं और मेरे को तो ABCD पता नहीं थी। तो जी फिर वो चली वहाँ कार्रवाई और 4 दिन कार्रवाई चलती रही। आई रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली, जो उस टाइम SSB 32 के जो कमांडेंट थे, 1 ब्रिगेडियर, उन्होंने मेरी टाई की बड़ी तारीफ़ की। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि योर टाई इज़ वेरी गुड। तो मैंने उनको थैंक यू बोला। तो कहते हैं तुमने वेयर डिड यू बाई इट फ्रॉम? तो मैंने उनको बोला सर कि, तो वो मेरे से बोलते हैं इट मस्ट बी वेरी कॉस्टली। मैंने बोला सर इट्स नॉट कॉस्टली, इट्स जस्ट 100 रुपीज़। कहते हैं 100 रुपीज़ तो कहाँ से तुमने खरीदी? मैं आई वेंट टू दी अपना ये इंडिया गेट पे, इंडिया गेट के ऊपर जो है वो जो मोबाइल शॉप्स लगी रहती हैं वहाँ पर लगी हुई थी। तो वो मेरे से 200 रुपये मांग रहा था। आई बार्गेंड एंड आई गिव हिम 100 रुपीज़। तो ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड। कहते हैं यार वेरी गुड। मेरे को तो लग रहा था कि ये बहुत महंगी टाई होगी। तो उसके बाद वो वहाँ सिलसिला ख़त्म हुआ। अब सबका एक्सपीरियंस होता है जो लास्ट डे व्हेन यू आर इन दी कॉन्फ्रेंस हॉल, और फिर वो होते हैं वो देन दी ऑफिसर केम, GTO केम एंड ही अगेन दैट पेप अप टॉक, you know, we would love all of you to join, all of you are, you know, intelligent, but you know army has got a technical requirement। तो वो 5 मिनट उन्होंने भाषण दिया। अच्छा हर आदमी उस टाइम हर आदमी के दिमाग में होता है कि भी भाषण बंद करो और साफ साफ बोलो भी कौन कौन। तो मैंने तो, अच्छा आई वाज सिटिंग समवेयर इन दी सेंटर कॉर्नर एंड माई चेस्ट नंबर वॉज 13 सर। ओके। तो 13 नंबर वैसे अनलक्की। तो मैंने कहा भाई नंबर भी 13 और वैसे भी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं तो मतलब आई हैड काइंड ऑफ, आई वाज कन्विंस कि मेरा मतलब चांस नहीं है। तो देन ही सेड कि फाइनली द ऑफिसर सेड कि आई हैव गॉट ओनली, अनफॉर्चुनेटली आई हैव गॉट ओनली 1 चेस्ट नंबर टू अनाउंस। ओह। मोमेंट ही सेड ओनली 1 चेस्ट नंबर, तो मैंने तो फिर बोल गया। देन ही सेड वेर इज चेस्ट नंबर 13। ओके। तो चेस्ट नंबर 13, तो पहले तो आई कुडंट, यू नो, इट वाज काइंड ऑफ दिस थिंग कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर मेरे साथ में जो बैठे हुए थे एक कैंडिडेट, उसने फिर अपने हाथ से, आम से ऐसे मेरे को कौनी मारी, एक कोनी मारे जगाया काइंड ऑफ ना, ही गेव मी अ शॉक की। तो ही सेड कि इट्स योर नंबर। तो आई गॉट अप। तो देन ऑफिसर सेड ओके चेस्ट नंबर 13 टू स्टे हियर एंड रेस्ट कैन मूव। So that is how it happened and you know God has been kind that as you, जैसा आपने कहा कि मेरे ख्याल से आज भी लोग यही कह रहे हैं। मैं अभी जो अभी वहाँ पर कैंडिडेट जाते हैं उनसे सुनता हूँ तो लोग अभी भी उसको रिजेक्शन बोर्ड ही मानते हैं। क्योंकि वहाँ का रिजेक्शन रेट इज़ वेरी वेरी हाई। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट रिकमेंडेड एंड एज आई सेड गॉड वाज काइंड कि आफ्टर 3 बैचेस वॉश आउट and with my batch also just 1 candidate, that's how I got recommended from. And that is what happens. So Rakesh, if I can ask you now, with so much of history behind it now, इतने साल होने के बाद, what do you think, what they look for? क्या ढूंढते हैं SSB में? हमारे व्यूअर्स को यदि आप बताएं। सर जो मेरी जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, the first requirement which I feel, you know, if you can understand, if somebody can understand SSB requirement very very clearly, the first requirement is that you have to be your real, your own, जो आप हो। वहाँ पर क्या होता है कि, और सर मैंने खुद ऐसा देखा है ये होते हुए कि the candidates who go to SSB, जो जाते हैं वो दूसरों की पर्सोना से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी।
अच्छा ये फलाने का लड़का है, इसको एक्सपीरियंस है, तो मेरे को आई हैव टू बिहेव लाइक हिम। और उसके बाद दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी सुपरफिशियल एंड आर्टिफिशियल मैनर। दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये फौज की रिक्वायरमेंट है कि डोंट बीट अराउंड द बुश। तो आपकी जो जो फौज का प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन के ऊपर, बी क्लियर, बी प्रिसाइज, दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज दैट in the entire conduct they also watch your behavior in terms of that how are you behaving with the fellow candidates when you're doing group discussions, group tasks. Not only your involvement, but is that involvement really productive or not. There is a way, there are people which I have also observed कि वो involvement सिर्फ इसलिए होती है कि दिख जाए कि भी मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक वो होती है, एक होती है इन्वॉल्वमेंट ये कि नो I am leading and I want this task to be completed, so I am coming out with productive ideas. So that is what they watch for. कि one is that is this guy original or not. Number two, the communication is worthy enough to listen or not. बकवासबाजी तो नहीं चल रही है, क्योंकि आप वहाँ ये सब नहीं कर सकते हो बैठ के ना, भाषणबाजी। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें रियल है कि नहीं है, प्रोडक्टिव है कि नहीं है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर किया जाता है। बाकी जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें तो आपको सिंपल सी बात यह है कि जस्ट बी योर नेचुरल, क्योंकि आप उसको अगर छुपाना भी चाहोगे या आप उसको किसी दूसरे ढंग से भी एक दूसरी अपीयरेंस भी प्रस्तुत करना चाहोगे, आप नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ऐसा, आपको अंदर से हो सकता है कॉन्फिडेंस हो कि मैंने कर दिया है, बेवकूफ़ बना दिया, पर ऐसा होता नहीं है। बट पकड़े जाओगे, 100% आप पकड़े जाओगे। तो वो होता नहीं है। वो आपको जो है जैसा आपका नेचुरल पर्सनैलिटी है, वो जिसका बोलते हैं पोस्टमार्टम करना, वो पोस्टमार्टम वहाँ पर उसका ओरिजिनल हो जाता है। तो इट इज़ बेटर टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज टू व्हाट यू आर, और आपका जो जहन है अंदर का वो सामने निकल कर आ जाता है। सो इफ आई में से बी ऑथेंटिक, एब्सोल्युटली, ओके, देन बी कम्युनिकेटिव, यस, and finally your integrity of the highest order. एब्सोल्युटली, That means what you think, what you speak, or what you do on ground should be harmonized. हाँ, दे हैव टू मैच, They have to match. Absolutely. And which you can't hide. हाँ, वो तो सर अब कितना हाइड करोगे, हाँ। तो एक बार कर लोगे, हाँ। पर उसके बाद अब जो आपने ये बात की कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डू, दे हैव टू बी इन वन लाइन, Yes. एंड यू कांट फिक्स इट। Yes. वो आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा, वो दिख जाएगा। वो तो बचपन से आप जो बन गए वो रहोगे। जी सर, बिल्कुल। इसके बाद में जब आप एसएसबी क्लियर हो गया, एंड इट्स ए वेरी क्वाइट ए कमेंडेबल थिंग कि 1 out of 50, जी सर, एंड 3 वास आउट ऑलरेडी हो गया, ऐसा होता है वहाँ। तो ये भी हो सकता है 4 वास आउट हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आप एकेडमी पहुँचे होंगे। जी जी, वहाँ आपका इनिशियल एक्सपीरियंस एंड देयर आफ्टर द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, कहीं कुछ पनिशमेंट खाए होंगे, कहीं कुछ झटके खाए होंगे, कहीं कुछ यादें होंगी जो आज तक नहीं भूलते, स्पेशली एकेडमी की, वो जरा शेयर करो। सर पनिशमेंट्स तो खैर आई वाज वन ऑफ द टॉपर टू गेट पनिश्ड। लोग जो है वो टॉपर जो है एग्जाम्स में होते हैं या जो है वो परफॉर्मेंस में होते हैं। आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स टू टेक द पनिशमेंट्स इन द एकेडमी। तो मेरे बहुत किस्से हैं। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले जाके मैंने अपने कोर्समेट्स को वहाँ बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। क्योंकि मैं ये मेरी आदत रही है शुरू से कि मैं किसी भी काम की मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं पहले करूं, तो इसलिए आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट इन द एकेडमी। ओके। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन जो मेरे खुद के कोर्समेट वहाँ पहुँचे, उनको ये पता नहीं था कि ये हमारे कोर्स का कैडेट है। तो मैंने वहाँ पर एक प्रैंक किया, स्टार्टेड एक्टिंग एज इफ आई एम द सीनियर कोर्स। ओके। तो अब उनकी हिम्मत भी ना हो, अगर किसी के मन में शक भी हो, उनको मैंने जो है वो पूरी डॉर्मेट्री में फ्रंट रोल बैक रोल सब कुछ करा दिया। माय गॉड। अच्छा, वो तब तक जो है फॉर्चुनेटली तब तक जो है हम लोगों को वहाँ पर कोई ऑफिशियली कोई एंट्री होगी हमारी, बट ऑफिशियली कोई ऐसी असेंबली नहीं हुई। दूसरे दिन की बात है। तो उनको मैंने 12-13 घंटे फर्स्ट डे रात को मैंने कहा अब जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले इनको थोड़ा सा अच्छा वो लगे हुए हैं जी। उसके बाद शाम को जो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, एक बाद में पता लगा कि वो मेरे ड्रिल इंस्ट्रक्टर बने, वो फिर दूसरे दिन शाम को आके उन्होंने जितने कैडेट्स ने रिपोर्ट किया था, 25-30 कैडेट हो गए थे उस टाइम तक, तो उन्होंने शाम को उनको स्क्वाड में
असेंबली कराई। तब जो है उन्होंने देखा कि यार ये बंदा हमको पिछले 24 घंटे से रगड़ रहा है और ये बंदा हमारे स्क्वाड में खड़ा हुआ है हमारे साथ। आई वाज वेयरिंग द सेम वाइट शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर। तो तब उन्होंने देखा कि यार ये तो मतलब हम तो पसीना बहा रहे हैं इसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसके ऑर्डर्स के ऊपर, बैक रोल, फ्रंट रोल, क्रॉलिंग, सारा कुछ उनका मैंने करा दिया। तो पुशअप्स ये सब चल रहे थे उनके। तो अब उनको तो बोलते हैं ना कि मतलब कि विश्वास ना हो, वो घूर घूर के मेरी तरफ देखें पर उनकी हिम्मत ना हो क्योंकि इंस्ट्रक्टर सामने खड़ा हुआ है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो उन्होंने मेरे को वो किया, परेशान किया कि भाई तूने ये क्या कर दिया, कैसे किया, बट इट वाज अ गुड फन। It's very rare. It's a very rare fun. Yes. So I was that kind of a character. Then what happened was that I was part of the academy football team. I was before फौज में जाने से पहले सर मैं जूनियर नेशनल्स 2 स्पोर्ट्स में खेल चुका था, एक जूनियर हॉकी अच्छा और एक जूनियर फुटबॉल। वेरी नाइस। तो फुटबॉल टीम में था मैं वहाँ पर, हॉकी टीम में भी था, फुटबॉल टीम में भी था। तो फुटबॉल टीम का हमारा रिहर्सल चल रही थी और हमारा जो है एक लोकल क्लब था, फिर उनके साथ जो है हमारे मैचेस होने थे, उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। और एक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग एरिया है जिसमें फुटबॉल ग्राउंड था, वहाँ पर तो वहाँ प्रैक्टिस चलती थी। तो एक बार शाम के टाइम क्या हुआ कि हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करने गए, तो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो हमारे फुटबॉल के जो डीएस थे वो उस दिन उनको खुद फायरिंग प्रैक्टिस के लिए वो डिटेलर रुके थे। तो हमारे अंदर ये हो गया कि आज वो नहीं आ सकते क्योंकि अब वो खुद फायरिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग साहब जब मैंने बोला भाई ऐसा है, रोज़ प्रैक्टिस होती है, आज आराम से बैठते हैं, ठीक है ना, कैप्टन पुरी इज़ नॉट कमिंग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दिन शाम मार लेते हैं बैठ के, क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी दिन तो चलती रहती है कोचिंग। अच्छा मेरे बोला बोली वो बाकी सारे भी 15 लोग थे, हम सारे के सारे वो फुटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं, हम गप्पे मार रहे हैं आराम से कि आज कोई यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है ना, पूरा मैदान साफ़ है, तो टाइम पास करो बैठ के। और अचानक जो है वो कैप्टन पुरी की गाड़ी हमको दूर से 500 मीटर नज़र आई आती हुई और उन्होंने हमको दूर से ही देख लिया। अब मतलब इट वाज अ ओपन एरिया, तो आप ये भी नहीं है कि आप एकदम से उठ के फटाफट कुछ कर सकते हो, और वो गाड़ी आके बिल्कुल हमारे बगल में खड़ी हो। और उसके बाद जो उन्होंने हमारी हालत की अगले 1.5-2 घंटे, उसमें से जो सबसे पहले तो वो जो होता है फ़ौज का नॉर्मल हमारा कि जो है आप साइकिल उठा के भागो, आप जो है फ्रंट रोल करो, बैक रोल करो, वो सब हो गया। फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम लोगों के बस की बात नहीं है, तुम ऐसा करो कि सारे के सारे रोड के ऊपर आ जाओ। अब हम रोड पे पहुंच गए और रोड पर उन्होंने हमको बिठा दिया एंड उसके बाद ही इंस्ट्रक्टेड अस कि आप सब जो है अपना टो पकड़ो बैठ के ऐसे। अब हम टो पकड़ के बैठे हुए हैं एंड देन ही वांटेड अस टू मूव, ही इंस्ट्रक्टेड अस टू मूव। अब जैसे हम रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं ऐसे करके टो पकड़ के, तो पीछे से हमारे पहले वो जो शॉर्ट्स थे फुटबॉल स्टॉल्स वो फटने शुरू हुए, फिर हमारे अंडरगारमेंट फटने शुरू हुए, फिर हमारी चमड़ी छिलनी शुरू हुई एंड द रोड वाज कंप्लीटली इन ब्लड। और उसमें से जब 2-4 लोग हम बिल्कुल ऐसे नहीं हो गए कि अब तो शायद हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक उन्होंने हमको छोड़ा नहीं। एंड इट वाज सच अ हार्श पनिशमेंट, वो कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि अब वो पैचेस पड़ चुके थे पीछे तो वो जितनी बार हम कपड़े पहने उतनी बार वो चिपक जाएं ब्लड, और वो उतनी बार जो है जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं अगले दिन 3 दिन बाद, अब क्लासरूम में बैठेंगे जब उठेंगे तो अगेन आपके ट्राउज़र, आपका पूरे कपड़े वो उसमें चिपके हुए हैं, फिर वो आपको निकालेंगे, फिर आपको वो पेन होगी। इट टुक मोर देन अ मंथ, 1 महीने से ज़्यादा हमको वो हील होने में उनको ठीक होने में लगा। एंड इट वाज वन ऑफ द हार्शेस्ट पनिशमेंट आई विल एवर रिमेंबर। इसीलिए याद है अभी। हाँ इसीलिए याद है, ये भूल ही नहीं सकती है, ये नहीं भूल सकती है कभी भी लाइफ में, क्योंकि मुझे अभी भी वो पल याद आते हैं कि हम रोड पे बैठे हुए हैं और हम अपने आप को घसीट रहे हैं और हम इन अ वेरी मर्सीफुल वे वी आर लुकिंग एट द डीएस कि भाई छोड़ दे, गलती होगी माफ़ कर दे, कि शायद दया कर ले और लर्निंग एक्सपीरियंस, वो लर्निंग है कि जिंदगी में फिर किसी को फूल नहीं बनाया होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो है वो एकेडमी का, इट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग।
उसके बाद कहाँ फिर आपका कमीशनिंग हुई और कैसे? तो सर ऐसा है कि क्योंकि आई वॉज नॉट फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया था नहीं। तो एकेडमी में जाके आई गॉट मोटिवेटेड टू जॉइन द स्पेशल फोर्सेस, ओके and I wanted to, I was a clear cut special forces kind of a person, ओके but unfortunately क्या हुआ कि पासिंग आउट के एक महीना पहले आई यूज्ड टू स्टैम्प वेरी हार्ड इन द ड्रिल। इनफैक्ट ड्रिल इंस्ट्रक्टर भी कभी मेरे को बोलते थे कि इतना हार्ड स्टैम्प मत किया कर। वो मेरी आदत थी कि मैं बहुत हार्ड स्टैम्पिंग करता था, तो वो मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। अब उस स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से मेरा तो मेरी हालत ऐसी होगी कि मैं अपने बैच के साथ, अपने कोर्समेट के साथ पास आउट भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। बट समहाउ वो डॉक्टर जो मेरे को ट्रीट कर रहे थे, उनके मैंने हाथ पैर पकड़े, उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने थोड़ा सा किया। बट उसकी वजह से क्या हो गया कि बिकॉज फॉर आई बिकेम अ टेम्परेरी मेडिकल कैटेगरी इन द एकेडमी इटसेल्फ, ओके तो आई कुडंट गेट द स्पेशल फोर्सेस। ओके सो आई गॉट इवेंचुअली, फिर स्पेशल फोर्सेस के बाद मैंने ये कोशिश की कि मेरे को फिर पता लगा कि मैं आर्टिलरी में जा रहा हूँ। और उस टाइम मेरे को आर्टिलरी के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं कि क्या होता है। मैं ये सोचता था कि आर्मर्ड एंड आर्टिलरी इज वन द सेम थिंग। तो आर्टिलरी में जा रहा हूँ, तो फिर मेरे को ऐसे ही बात करते हुए पता लगा कि भाई आरटी में भी देयर इज अ पैरा आरटी, you can try for that. I tried for para RT also. Okay. But even that was not, I couldn't get that. Okay. मैंने कभी भी चलो अगर स्पेशल फोर्सेस नहीं तो पैरा RT मिल जाए. So I got commissioned into a Bofors unit. Okay. And that time unit was in the Punch sector. Okay. जो अपना ये रजौरी पुंछ वाला इलाका है, उसमें तो आफ्टर कमिशनिंग आई वेंट देयर इन कश्मीर एंड इन फैक्ट दैट वाज अगेन गॉड, आई विल से गॉड वाज काइंड। भगवान की वो थी कि वो सीधे ही जो है, और मेरा मन भी था कि ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जहाँ पर कुछ एक्शन देखने को मिले, तो सीधे हम वहाँ से फिर। तो वहाँ पुंछ सेक्टर में किस जगह थे बेसिकली? पुंछ में सर जो है, जो रजौरी और पुंछ के बीच में इलाका पड़ता है, उसके बीच में हमारी डिप्लॉयमेंट थी। LOC से थोड़ा सा पीछे मेंढर सेक्टर आता है। अच्छा, मेंढर में। सो एक्चुअली जो आपने ये बात की ना कि आप तो स्पेशल फोर्सेस के आदमी थे। जी सर। तो आपने तो सारे काम बिना स्पेशल फोर्स में होते हुए भी स्पेशल फोर्स वाले ही किए हैं, जो विच आई कैन सी दैट। तो यहाँ कौन से ऑपरेशन सर यहाँ पर रह के? हाँ, तो इसमें क्या हुआ सर कि इसमें एक तो उस टाइम जो है ये वाला सेक्टर जो पूरा का पूरा था, द LOC वाज वेरी हॉट। आई नो, लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। बिल्कुल। और ये सारा मेंढर, सुरनकोट, पुंछ, इन सारे इलाकों में उस टाइम बहुत ज़्यादा मिलिट्री। सुरनकोट तो बहुत हॉट बैड हो गया था। सुरनकोट वाज गढ़, या गढ़ बोलते थे उसको, टेररिज्म का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो था, ये प्रॉब्लम थी। तो लकीली उस टाइम क्या हुआ कि जो हमारे जो फॉर्मेशन थी, वो फॉर्मेशन वाज सीकिंग पीपल फ्रॉम ऑल रेजिमेंट्स इन CI रोल। ओके। कि भाई अगर ठीक है आप किसी भी रेजिमेंट के हो, बट अगर आपको CI रोल में काम करना है तो आपको मौका दिया जाएगा। एंड मैंने, क्योंकि मैं तो वैसे ही जैसे मैंने आपसे बताया कि मैं SFFT था, तो आई इमीडिएटली आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू वॉलंटियर फॉर इट। एंड क्योंकि मैंने वॉलंटियर किया, तो उसके बाद विद इन 2-3 days आई गॉट अटैच टू लोकल इन्फेंट्री यूनिट्स। ओके। तो उसके बाद फिर जो है मैं 3 अलग अलग लोकल इन्फेंट्री यूनिट के साथ अटैचमेंट पे रहा। एक डिटैचमेंट मेरे साथ था। और उस टाइम भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि मैं स्पेशल फोर्सेस में जाऊं। मैंने दोबारा से वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है अप्लाई की हुई थी स्पेशल फोर्सेस के लिए, बट वो फिर जो आपकी जो आम होती है वो आपको इतनी आसानी से नहीं रिलीज़ करती है, वो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सब चीज़ों, तो वो हो नहीं पाया किसी ढंग से। बट मेरे को ये मौका मिला, तो फिर उसके बाद मैं अलग अलग 3-4 रेजिमेंट के साथ जो है सुरनकोट, उसका पुंछ, उसका सौजियाँ जो बिल्कुल LOC के ऊपर जाके है ये, उसके बाद मेंढर वाला बलनोई वाला इलाका, यहाँ पर फिर जो है अपने FDL वाले इलाके हैं पूरे, BG के नीचे जो बॉल है, यहाँ सारे मैं लगातार जो है 6-7 महीने यहाँ पर मैं ऑपरेशंस करता हूँ। ओके ओके। कोई एक ऑपरेशन यहाँ पर सर, एक ऑपरेशन हुआ था जो मेरा पहला ही ऑपरेशन था, जिसमें कि एक हमें खबर थी कि वहाँ पर मेरी सर जो वहाँ पर उन दिनों में जो पुलिस, लोकल पुलिस होती है, उनका जो एक स्पेशल टीम होती है SOG, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। तो आई फाउंड देम टू बी वेरी कॉम्पिटेंट। मेरे को, क्योंकि जब मैं उनके साथ वहाँ मिला
और उनसे मैंने बातचीत की तो मुझे लगा उनके अंदर दम लगा। तो मैंने कहा भाई इनके साथ मिलके कुछ काम करते हैं। तो मैंने उनसे जो है अपना लाइजन करके बात करके, तो उनके जो वहाँ पर ऑफिसर थे उन्होंने मेरे से खुद उन्होंने भी मेरी तरफ देखा कि ये बंदा जोश वाला लग रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला भाई ऐसा है, एक काम करते हैं कि आपके पास जो है हथियार है, आपके पास मैन पावर अच्छी, सब कुछ है, फौज वाला ढांचा है पूरा, हमारे पास इंटेलिजेंस है, तो हम आपको इंटेलिजेंस में सपोर्ट करते हैं, आप ऑपरेशन करो। तो वो हमारी आपस में फिर एक कोलैबोरेशन होगी। ओके। तो उनकी तरफ से इंटेलिजेंस आती थी, तो उनकी तरफ से एक इंटेलिजेंस मेरे को आई कि वहाँ पर एक मेंढर बॉल में ही एक नीचे जाके 3-4 गांव हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक लोकल लीडर थे जो काफ़ी पॉजिटिव लीडर थे, एंड ही वाज प्रो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। तो उनका काफ़ी उसमें जो है सोसाइटी में उनका नाम भी था वहाँ लोकली, और जाहिर सी बात थी कि ये सब टेररिज्म के खिलाफ था, अगेंस्ट था। ओके। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई ये बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन या आर्मी जो एजुकेशन सेंटर थे उनमें ले जाएं। तो हमें ये खबर मिली कि उनको मारने के लिए वहाँ पर जो है ये हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ लोग प्लान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और ये इंटेलिजेंस की कि ये यहाँ पर जो है आने वाले हैं, आ चुके हैं। तो जैसी खबर थी वैसे मैं रात के 2 बजे जो है अपनी टीम के साथ 15-1 बंदों के साथ मैं लेके निकला, और मैंने उसमें स्टॉप्स लगाए और एक जो है उस इलाकों को पहले एक्सटर्नल कॉर्डन लगा के सराउंड किया, और उसके बाद फर्स्ट लाइट के ऊपर वी स्टार्टेड सर्चिंग द एरिया। कुछ सर्च पार्टीज बना के 4-4, 5-5 लोगों की सर्च पार्टी 2-3 बना के उसको सर्च करना शुरू किया। अब उसमें फ्रस्ट्रेशन की बात ये निकली कि शाम के 3-4 बज गए और हमें कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। ओके। तो मुझे लगा कि ये शायद जो इन्फॉर्मेशन थी ये करेक्ट नहीं है, और मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तो अचानक मेरे दिमाग में ऐसे कुछ आया, तो मेरे साथ में मेरे LMG गनर थे, एक सुखविंदर नाम था उनका। तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार ज़रा हवाई फायर करो चलने से पहले। तो उसने फिर LMG से अपने 2-3 ब्रस्ट निकाले, और आप ये देखिए कि जहाँ हम हिल टॉप पर थे उससे लगभग 100-150 मीटर नीचे 2 घर थे, उन घरों में से मिलिटेंट्स निकल के भागे। ओके। अब उन टेररिस्ट को ये लगा कि शायद हमको पता लग गया था, हमें एक्चुअली में पता नहीं था। वो तो मैंने ऐसे ही तुक्के में बाय फ्लूक मैंने कहा चलो चांस है, जब जा ही रहे हैं वापस तो चलते चलते थोड़ा सा सेलिब्रेटरी पटाखे चला ही दें। तो वो पटाखे चलाए तो देखा 150 मीटर नीचे से ही वो निकल के भाग रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। अब मैंने भी उस तरफ दौड़ना शुरू किया जोश में, और मैं दौड़ते दौड़ते उनके ऊपर फायर कर रहा हूँ। बट क्या है वो दैट ग्राउंड इज़ वेरी अनड्यूलेटेड, ऑफ कोर्स, और वो जो है जो वहाँ पर खेत बने हुए हैं वो खेत जो है वो जैसे स्टेप फार्मिंग होती है, तो वो बुलेट्स जब निकल रही हैं, जो फायर जा रहा है वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसका ग्राउंड के फोल्ड का फ़ायदा उठा के और वो नीचे की तरफ भाग रहे हैं और मैं ऊपर से भाग रहा हूँ। तो मेरे को एहसास हुआ कि इस ढंग से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं भागता रहा। उस टाइम में ये भी मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं भागते भागते जो है फिर मैंने उनको नज़र रखी तो मेरे को दिख रहे थे, काफ़ी देर तक वो दिखते रहे। लगभग आधा घंटा मैं भागता रहा, और फिर नीचे जाके जो है जब वो मेरी आंखों से जो है वो गायब हो गए, नज़र नहीं आना शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि 3-4 सिविलियन जो है एकदम हाँफते हुए भागते हुए आ रहे हैं। तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा भाई तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो पहले उन्होंने जाहिर सी बात है झूठ बोल दिया कि हम तो यहाँ पर आटा पिसाने आए हैं। तो मैंने कहा भाई आटा पिसाने वाले तुम दिख नहीं रहे हो। तो मैंने थोड़ा सा एक फौजी तरीके से उनको इंटरोगेट किया 1 मिनट में। तो उन्होंने मेरे को साफ साफ बोल दिया कि हम अपनी जान बचा के भागे हैं, क्योंकि ये 4 बंदे हमारे घर में घुस गए आके। अच्छा, घर में घुस गए? घर में घुस गए। ओके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, घर में घुस गए तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने सबसे पहले जाके वो फिर पीछे जो है 10-1 मिनट में मेरी सारी टीम वहाँ पहुँच गई, सारे दौड़ लगा रहे थे मेरे पीछे। सबसे पहले हमने उस घर को सराउंड किया। ओके। उसके बाद हमने वहाँ पर जो है घर के ऊपर वी स्टार्टेड फायरिंग। तो 5-7 मिनट हम फायर करते रहे, स्लो फायर, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। उसके बाद थोड़ा सा हमने फायर की इंटेंसिटी जब बढ़ाई तो अंदर से रिस्पॉन्स आ गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये अंदर फंस गए हैं। फिर वो ऑपरेशन मेरा चला, और उसमें जो है शाम को
काफ़ी वहाँ पर आई लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन ऑल्सो, क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ कि अच्छा मेरे मन में ये था कि अंधेरा होने से पहले मैं ऑपरेशन ख़त्म करूँ ताकि जो है इसको वाइंड अप करके, तो लास्ट लाइट के आसपास जो है अंदर से रिस्पांस आना बंद हो गया। जब अंदर से रिस्पांस आना बंद हो गया तो मैंने को लगा कि जो है मामला ख़त्म हो चुका है, तो मैंने कवर लेते हुए 2-3 बंदों के साथ जो है वो आंगन में जंप मारा और क्रॉल करते हुए हम अंदर गए। अंदर देखा तो जो पहला ही, इट वाज अ वेरी वेल बिल्ट हाउस, तो हमने उसमें रॉकेट लॉन्चर वगैरह चला के उसके दरवाजे और खिड़की उनके तोड़ दी थी। तो 3 तो डेड बॉडीज़ हमें अंदर मिल गई। अब जो, क्योंकि 4 तो मैंने देखे थे और जो घर वाले थे उन्होंने बताया था 5, तो अब 3 डेड बॉडीज मिल गई, पर बाकी की जो है वो ना मिले और अंदर अंधेरा रोका था। हाँ। तो जैसे हम जो है वो सर्च करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही वहाँ पर वो गांव में लकड़ी का बक्सा बना के रखते हैं अनाज रखने के लिए, उस बक्से का जो ऊपर का ढक्कन था वो ज़ोर से खुला और उसमें से उसने हमको ऊपर फायर किया। अच्छा। सो दैट गाय वाज हाइडिंग देयर। तो अब वो एकदम से, क्योंकि उसने फायर किया तो हमने जो है जंप मारा, और जंप मारते ही जो है एकदम से हफड़ा दफड़ी हो गई, वहाँ पर क्योस मच गया कि जो है पूरा एकदम आई लॉस्ट द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन। उसके बाद मेरे को वापस निकल के मेरा क्रॉल करता हुआ धीरे धीरे करके, सबसे पहले तो ये पता नहीं लगा कि किसी को गोली लगी है कि नहीं लगी है। आफ्टर अनदर हाफ एन आवर मैंने धीरे धीरे अपनी टीम को दोबारा से असेंबल किया, और असेंबल करने के बाद पहले हेड काउंट लिया फौज का तरीका कि भाई पहले चेक करो सारा सेफ है। सो लकीली जो हम अंदर 2-3 लोग घुसे थे, नोबडी गॉट हिट, क्योंकि वो बंदा पहले से इंजर्ड था तो ही कुड नॉट एम एंड फायर, उसने वैसे ही फायर कर दिया। बट वो बॉक्स उसी घर में था, उसी घर के अंदर। ओके। तो उसके बाद फिर हम सारी रात उस घर को घेर के बैठे रहे। मैंने कहा अब आगे रिस्क नहीं लेना है, रात को लेट्स हॉल्ट द ऑपरेशन एंड विल डू दी थिंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हमने फिर जो है, फिर हमारा कांटेक्ट हो गया ऊपर जो है जो सिग्नल कंपनी थी ब्रिगेड, बीजी ब्रिगेड की, उनसे, और फिर जो है डिव से भी कांटेक्ट हो गया, तो उन्होंने भी हमको इंस्ट्रक्शंस पास किए कुछ, एंड देन होल नाइट वी सैट देयर। और उसके बाद दूसरे दिन फिर जो है हमने उसकी अंदर से डेड बॉडी निकाल के तब वो हमने ऑपरेशन ख़त्म किया। अच्छा, that is that how- man was also killed finally. Finally he was killed. Okay, okay. We captured the other terrorist alive from there. अच्छा, 1 you captured, हाँ. 4 you killed it. Yes. Okay, okay. उसके बाद फिर you continued there only or came back to the RT? नहीं सर, उसके बाद फिर मैंने दूसरा ऑपरेशन किया यहाँ पर अपना मेंढर के आगे LOC के ऊपर, Okay, ड्यूरिंग द LOC okay, इन्फिल्ट्रेशन। okay. LOC इन्फिल्ट्रेशन चल रही थी, उसमें दूसरा ऑपरेशन हुआ नदी के बीच में, जो ये रिवर जाती है मेंढर की तरफ से बलनोई की तरफ से, एंड इट गेट्स इनटू POJ। इस रिवर के अंदर से क्रॉसिंग चल रही थी, यहाँ पर दूसरा ऑपरेशन हुआ 2 महीने बाद। फिर उसके बाद जो है तीसरा ऑपरेशन हुआ सरनकोट और पुंछ के बीच में कलाई ब्रिज वाला जो इलाका पड़ता है, वहाँ पर हुआ एक ऑपरेशन। ये कलाई वाले ऑपरेशन में कैसे हुआ, कुछ बताएं? ये कलाई वाले ऑपरेशन में सर एम्बुश था। सो एम्बुश, ये हम इनफैक्ट जो मेंढर से जो आप बता रहे हैं जड़ावाला गली वाला रूट पकड़ के ही हम वहाँ पहुँचे थे। तो हमने वहाँ पर रात को एम्बुश लगा रखा था, और खबर थी, बरसात के टाइम की बात है, ये बरसात हो रही थी, अच्छी खासी बरसात, और बरसात में ही जो है ये जो क्लाई ब्रिज है, क्लाई ब्रिज के टॉप के ऊपर जो फीचर है, उस फीचर से ये लोग सरनकोट की तरफ आने की क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रहे थे। सो दैट एम्बुश वाज लेड। रात को लगभग 10 बजे हमने वहाँ एम्बुश डिप्लॉय किया। हम छोटी टीम थे, 8 लोगों की टीम थी, और रात के 1:30 बजे के आसपास जो है दे गॉट कॉट इन द एम्बुश, एंड उसमें फिर हमारा सुबह 6, 6:30, 7 बजे तक हमारे साथ उनके साथ जो है वो फायरिंग चलती रही। इन दैट वी किल्ड हिजबुल और जैस के 2-3 मिलिटेंट्स थे, दे वर शॉट डेड इन दैट ऑपरेशन। ओके, सो उसके बाद आई बिलीव फ्रॉम देयर यू मूव टू द कारगिल ऑपरेशन। फ्रॉम देयर सर व्हाट हैपेंड दैट कारगिल स्टार्टेड। हाँ, तो कारगिल जब शुरू हुआ तो वैसे मेरे को उम्मीद नहीं थी जाने की। तो आप कहाँ थे जब कारगिल शुरू तो हुआ? उस टाइम सर मैं एज अ बैटरी कमांडर, क्योंकि तो उस टाइम जो है फिर जो अपनी नॉर्मल डिप्लॉयमेंट होती है स्टार्ट हो गई। हाँ, तो फिर मैं वापस अपनी यूनिट में आया और Okay. आई गॉट डिप्लॉयड
नियर पुंछ ओनली। Okay. पुंछ हेलीपैड से थोड़ा पहले गन एरिया, एक टेम्परेरी गन एरिया हमने बनाया। हाँ, तो जो मेरी बैटरी थी वो हम वहाँ पर डिप्लॉय हुए ओके, और हम वहाँ जो है इनिशियल मंथ ऑफ मई ओके, की बात है, तो क्योंकि उस टाइम खबर आने शुरू हो गई थी। ओके, उस टाइम ये सौरभ कालिया वाला जो किस्सा था ये हो चुका था, तो ये सारा I know. पता लग गया था। Um, एंड देन आई वाज देयर, सो देन you were as a battery commander? आई वाज देयर एज अ बैटरी कमांडर। Battery commander of this BOFOR unit. जी सर, बोफर पापा बैटरी का बैटरी कमांडर था मैं। Okay, तो एज अ कैप्टन, as a captain. तो उस टाइम फिर क्या हुआ कि देखो झरना वाली गली में भी हमेशा एक फील्ड रेजिमेंट रहता फील्ड, हाँ सर, उन दिनों में जो जो जब ये 99 में वहाँ पर 196 फील्ड रेजिमेंट थी, तो हमारी वो डिप्लॉयमेंट हुई एंड सडनली वन फाइन डे इन द आफ्टरनून अराउंड मिड डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द सेक्टर कमांडर दैट if you are ready to move by evening then you're going to war battle zone. So he called me up and he said ki what is happening. I said sir lunch is getting ready and all that. So he said do you want to go to war battle zone? So पहले तो मेरे को झटका लगा, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे कहते, मैं कहा सर why not, if there's an opportunity I always for it. He said okay by evening get ready to move. If you are ready to move by evening you are going. अगर आप तैयार नहीं होते हो तो फिर मैं कह नहीं सकता। अब उस टाइम फिर जो है मेरा इतना बफोर्स एम्यूनिशन सारा ज़मीन में दबा हुआ है। Then I used some innovative techniques. I got help from the local villages. मैंने वहाँ पर 1000 के आसपास लोग इकट्ठा कर दिए एक घंटे में। शेयर करो वो सारा चीज़ें, बिकॉज दैट इज So then after the information now I realized कि मेरे को अब शाम से पहले लॉक स्टॉक बैरल जो हम फौज में बोलते हैं उस ढंग से मूव करना पड़ेगा। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने अपनी टीम को बताया, तो ऑब्वियसली दे वर ऑल्सो फुल ऑफ जोश एवरीबडी। मैंने तो उनको साफ साफ बोला भाई कारगिल जाना है तो बताओ। तो बोलते हैं सर मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर जाना है तो ये जो खाना वाना बन रहा है खाने का टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया कि 3 पार्टी बनाई अपनी वहाँ बैटरी से और हम उनको अलग अलग गाँव में भेजा और मैंने उन गाँव वालों को बोल दिया कि मेरे कुकहाउस में जितना खाना बना हुआ है और जो राशन पड़ा वो सारा तुम्हारा है, पर मेरे को तुम सारे जो है वहाँ पर हेल्प करो इसमें लोडिंग में। आई हैड इक्विपमेंट ऑल्सो, JCB वगैरह सब थी, बट इट वॉज टू शॉर्ट ऑन नोटिस। करेक्ट। तो अगर मैं इक्विपमेंट के भरोसे रहता तो फिर मैं तो शायद आई वुडंट हैव बीन, मतलब नहीं था कि मेरे को आराम से और 15-20 घंटे एक्स्ट्रा लगते। बट देन आई गॉट लॉट ऑफ लोकल हेल्प। वहाँ पर जो है 1 घंटे के अंदर लगभग 800 से 1000 लोग इकट्ठे हो गए। क्या बात है। एंड लॉट ऑफ पीपल केम वॉलंटरली। जब उन्होंने देखा कि भी फौज जंग लड़ने जा रही है, वहाँ खबर हल्ला मच गया वहाँ पर कि भाई ये जंग के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से कारगिल। तो अपने आप जो है पुंछ इज़ अ सिटी वेयर लॉट ऑफ सरदार आर देयर। वो सारे जो है अपना शरबत वरबत लेकर आ गए कि भाई फौज जा रही है तो इनको हम जो है वेलकम करेंगे। वो भारत माता की जय के नारे लगा दिए वहाँ पर उन्होंने खेतों में खड़े हो गए। एंड कर्नल राजेश आर्य ही केम, इनफैक्ट वो हैरान हो गए खुद। तो मैंने उनको आना था शाम को 6 बजे, मैंने उनको 5:30 बजे फ़ोन कर दिया कि सर आई एम रेडी टू मूव। तो कहते हैं आर यू जोकिंग? मैंने सर आई एम नॉट जोकिंग। अच्छा, क्या तो वो 15 मिनट में पहुंचे वहाँ पर, तो वो खुद हैरान हो गए। वो सारा मेरा पूरी बैटरी की गने और सारा मेरा स्कैनिया पूरा कॉन्वे तैयार, पूरा एक लाइनअप हो रखा पूरा। आई गेव हिम द रिपोर्ट बिल्कुल तरीके से। एंड ही वाज आल्सो, मतलब ही वाज नॉट बिलीविंग कि, एंड ही रियली अप्रिशिएटेड। ही पैटेड ऑन माय बैक कि कहते हैं यार तूने कमाल कर दिया। तो अब मेरे को लग गया कि तू जो है लड़ने वाला बंदा है, तभी तू इतनी तेज़ी से तैयार हुआ जाने के लिए। एंड दैट इज़ हाउ आई मूव फ्रॉम देयर एंड इट टुक अस अराउंड 2 to 3 days मार्चिंग फ्रॉम देयर टू जम्मू से फिर नगरोटा, उधमपुर। राकेश, जब आप बैटल जोन में इंडक्ट होते हैं एक इजी टास्क नहीं होता है। वो भी आप एकदम साउथ से और नॉर्थ में जा रहे हो। कारगिल कहाँ है, पुंछ कहाँ है, एक कॉर्नर है वो LOC का और एक दूसरा कॉर्नर है LOC का अलग। हाँ बिल्कुल। ओके, विच मस्ट बी अराउंड रफली 800 to 1000 किलोमीटर। हाँ, 850 किलोमीटर बाई रोड। यस। सो इट्स नॉट ए जोक टू इंडक्ट लाइक दिस। वो रास्ते में जो तुमने परेशानियां भुगती होंगी या चैलेंजेस, परेशानी तो नहीं चैलेंजेस आई उससे, वो जरा शेयर करो कि किस तरीके से यू फाइनली। सबसे पहला चैलेंज जो मेरा आया
वो जो हम बात कर रहे हैं ना जड़ा वाली गली, वहीं पर आ गया। जड़ा वाली गली जब हम उधर से निकले पूंछ से, तो वन ऑफ माई स्कैनिया विद द गन, इट कुड नॉट नेगोशिएट द टर्न। आई नो। और उसके बाद जो है वो पहले हल्की सी जो है वो रोड के जो कर्व का एंड था वहाँ पर उसका टायर गया, और उसके बाद धीरे धीरे वो द DS ड्राइवर स्पेशल कुडंट कंट्रोल, और जो है वो स्कैनिया रोड के ऊपर और पूरी बोफोर्स गन लटकी हुई। ओ, मैं आगे निकल चुका हूँ। उसके बाद CMP वालों ने मेरे को, क्योंकि CMP को आगे चेक पोस्ट पर रिपोर्ट पहुंच चुकी थी, उन्होंने मेरे को रोका कि सर आपकी जो है एक गन वहाँ पर लटकी पड़ी है। अब मैं वहाँ से वापस गया दोबारा, बाकी सारी गन्स रोकी, कॉन्वे पूरा रोक के वापस गया। अब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो, अब उस टाइम पर आप ज़्यादा कुछ किसी को आप पनिश भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑपरेशनल मूव हो रहा है। करेक्ट। आप डिमोटिवेट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो मैंने वो देखा, तो मैंने फिर ये देखा कि बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द गन, वो गन उस स्कैनिया को भी धीरे धीरे नीचे खींच रही है। एंड आई रीच एट द निक ऑफ द टाइम। अगर मैं थोड़ा सा लेट होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो फिर सबसे पहले मेरे को डिसीजन लेना पड़ा वहाँ पर, और टाइम नहीं था किसी को रिपोर्ट करने का, बताने का क्या था। मैंने डिसीजन लिया कि भाई फटाफट इस गन को अनहुक करो, क्योंकि अगर आपने गन को अनहुक नहीं किया तो गन तो जाएगी, साथ में पूरी गाड़ी भी जाएगी, व्हीकल जाएगा, और एम्यूनिशन पूरा भरा हुआ है उसमें। मैंने कहा अंदर जाके फिर ये ब्लास्ट होगा और पूरा, एंड इट वाज अराउंड 200 मीटर्स डाउन। तो गन को अनहुक किया गया, और गन अनहुक होते ही गन फिर नीचे इट वेंट टू दी नाला, और स्कैनिया को फिर हम आगे निकाल के ले गए। देन ऑफ कोर्स उसके बाद जो है काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए, एंड इट वाज रिपोर्टेड, द मैटर गॉट रिपोर्टेड। उसके बाद उस गन को वो ले गए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बाद में जो रियर पार्टी थी उन्होंने वो काम किया सारा। फिर जब हम आगे पहुँचे, तो जब हम ये उधमपुर वाला इलाका क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पर जो एक सिर्फ स्कैनिया एम्यूनिशन वाली स्कैनिया थी, दैट टॉपल्ड। उस सिर्फ गाड़ी थी, उसके अंदर एम्यूनिशन भरा हुआ था। सेम स्कैनिया? No, different Scania. Okay. This Scania was the gun वाला Scania. Okay. That Scania one was the ammunition वाला. Okay. First line we were carrying. Okay. तो वो that ammunition, that gun, that Scania got toppled. Okay. उसका सारा का सारा ammunition जो Scania पलट के नीचे गिरी, और वो ammunition सारा बिखर गया वहाँ पर। उसके बाद जो है वहाँ पर फिर वो तमाशा मच गया। फिर then I had no choice but to leave one party there. मैंने एक JCO और 3 बंदों की पार्टी वहाँ छोड़ी। Luckily nobody got injured. तो माइनर स्क्रैचेस वगैरह थे, वो फर्स्ट एड से वहाँ काम हो गया। तो वो झटके लग गए शुरू में ही। See, that's what I say. It's like an advance. It's a operation by itself. ऑपरेशन मूवमेंट, सर फौज का मोबिलाइजेशन अपने आप में एक ऑपरेशन होता है। तो वो जो है फिर वो कहानी हुई, रोते पीटते हम, वी टुक वन फ्यू आवर्स ऑफ नाइट हॉल्ट नियर नगरोटा समवेयर। वहाँ पर CMP वालों ने जो इंडक्ट हो रहे थे उनके लिए कुछ बंदोबस्त कर रखा था। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज मूविंग दैट साइड। तो मेरे को ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर उस टाइम दुनिया इंडक्ट हो रही है, तो किसी को ना बताने का टाइम है ना पूछने का टाइम है, सब अपने अपने लगे हुए हैं। तो चलो तो श्रीनगर पहुँच गए। अब श्रीनगर पहुँचे तो कॉन्वे ग्राउंड, आई रिमेंबर इट वाज ऑल पैक्ड अप, जगह नहीं अंदर गाड़ी पार्क करने की। वो तो फिर वहाँ पर जो है रिपोर्टिंग सेंटर एक बनाया हुआ था, उसमें जाके रिपोर्ट की। तो दे टोल्ड मी कि सर ऐसा है कि अभी आगे इंडक्शन में टाइम लगेगा, क्योंकि इंडक्शन इज़ हैपनिंग फेज़ वाइज, और आप यहाँ पर जो है गेस्ट रूम्स का बंदोबस्त है, ट्रांजिट कैंप में आपका गेस्ट रूम का बंदोबस्त है, आप जाइए वहाँ रुकिए। मैंने कहा अगर मैं गेस्ट रूम में गया और मैं वहाँ सोना शुरू कर दिया तब तो फिर मेरा नंबर नहीं आने वाला है। तो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि मैंने वो अंदर ही वहाँ पर जो है कॉन्वे ग्राउंड में अपने नीचे टेल बोर्ड खोले स्कैनियाज के और अपने गाड़ियों के। टेल बोर्ड के ऊपर हम सबके बिस्तरे लग गए, और सबका कुक हाउस वॉज गोइंग अलॉन्ग विद अस। कुक हाउस में से जो है निकाल के वहीं स्टोव वगैरह जलाए, वहीं एक टेम्परेरी कुक हाउस बना के और वहीं पर ही सारा बंदोबस्त किया। एंड आई वॉज आफ्टर देयर लाइफ कि भी मेरे को इंडक्ट करो। वो भी समझ गया कि ये बंदा जो है, तो मेरे को जो है विदिन 24 आवर्स इंडक्ट कर दिया। वहाँ से मेरे को मूवमेंट के ऑर्डर मिल गए, और मैं वहाँ से फिर जो है आई कुड मेक आउट वेरी क्लियरली कि जो वहाँ पर इंडक्ट करा रहे थे उनकी बेचारों की खुद की ऐसी हालत थी, दैट इज कॉल्ड जोश। हाँ, कि वो सोच रहे थे कि भाई ठीक है जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाओ फटाफट। वहाँ से मैं निकला। देन while going up, when I क्रॉस्ड कंगन,
और कंगन और सोनामर्ग के बीच में देयर वाज अ नैरो आई नो दिस थिंग पैच. अब बोफोर्स वाले इक्विपमेंट को, स्कैनर को लेके और उस रोड पे चढ़ना, वैसे ही यू नीड, तो वो ड्राइवर वैसे भी स्पेशल होते हैं. अब ऊपर से हमारी ही एक शक्तिमान 3 टन आ रही थी. तो दिस ऑल्सो आई हैव नरेटेड मेनी टाइम्स, दिस ऑल्सो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. अब क्या हुआ कि आई वाज समवेयर इन द सेंटर ऑफ द कॉन्वे, तो मैंने देखा कॉन्वे रुक गया पूरा. तो मैं उतर के भागते हुए मैं आगे पहुंचा, 100 मीटर आगे पहुंच के कॉन्वे रुका. मस्ट बी एट द जोजिला पास और समथिंग. जोजिला पास से थोड़ा पहले से. पहले था. हाँ. हाँ, वो तो काफी ट्रेसरस रोड है एकदम. हाँ, तो अब वो शक्तिमान वहाँ रुकी हुई है, और वहाँ पर जो मेरा कॉन्वे है उसकी जो फर्स्ट गन थी उनकी, और वहाँ पर एक जेसीओ साहब जो शक्तिमान को लेके आ रहे हैं, वो जेसीओ की बहस चल रही है उनसे. तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा, मैंने फिर उस जेसीओ को बोला, मैंने कहा साहब आप एक बात देखिए, सूबेदार साहब थे, मैंने साहब आप एक बात देखिए कि आप अभी बैटल जोन से डिंडक्ट होकर नीचे जा रहे हो, हमको जाना है बैटल में, इंडक्ट होना है, जल्दी हमको होनी चाहिए कि आपको होनी चाहिए. आप क्यों जल्दी मचा रखी है, जब आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा इक्विपमेंट चल रहा है और जगह कम है, तो आप साइड दो, गाड़ी साइड में लगाओ और आप निकलो. तो फिर मैंने जब उसको ऐसा बोला तो आई कुड सी दैट ना, एक तो उनका फेस बड़ा डिमोरलाइज सा था. फिर उन्होंने मेरे को आंखों में ऐसे देख के और ऐसे इशारा किया ऊपर, तो देन आई सॉ उस गाड़ी के ऊपर, शक्तिमान के ऊपर, देयर वाज अ ब्लैक फ्लैग. ओके. सो दैट ब्लैक फ्लैग, it was signifying that he is carrying the dead bodies of the soldiers. तो फिर जब उसने ऐसा किया तब मैंने देखा, तो फिर मेरे को कुछ समझ में आया. सो आई अगेन वेंट रनिंग, और मैंने उस गाड़ी का टेल बोर्ड पकड़ के अंदर जंप किया. तो अंदर जो हमारे आर्मी के स्लीपिंग बैग्स होते हैं, उन स्लीपिंग बैग में से 8-9 बॉडीज उसमें रखी हुई थी. सो देन आई सॉ दैट, एंड फिर मेरे को लगा कि यार ये तो गड़बड़ मामला हो गया. सो आई गॉट डाउन, मैं दौड़ता वापस आया, एंड आई, जब तक मतलब 2-4 दिन का वार ऑलरेडी हो चुका था. ये फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन हैड ऑलरेडी अंडरगोन. तो फिर मैंने आई अपोलोजाइज टू दैट जेसीयू. मैंने कहा साहब गलती होगी, ये मेरे जवान भी, इन्होंने, हम इतने जोश में हैं कि हम ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये हमारी गलती है. देन आई टोल्ड माई बॉयज कि भाई गिव द राइट ऑफ द वे टू देम, एंड देयर आफ्टर वी सल्यूटेड द व्हीकल इटसेल्फ, खड़े होकर सबने, as a Fauji protocol, naturally, and the vehicle was allowed to go, and thereafter we climbed into Jojila. और फिर जो है वो सोनामर्ग क्रॉस करके then Jojila the entire pass I crossed midnight sir. Okay. और उसके बाद घुमरी आती है, which is the induction point for all everybody going to Dras and Kargil. So घुमरी में हम पहुंचे सुबह रात के लगभग 1-1:30 बजे. उसके बाद का जो हमारा सफर था, घुमरी इस साइड से पड़ती है. घुमरी सर इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके. वंस यू क्रॉस जोजिला, आप जो पहला जोजिला क्रॉस करने के बाद जो पहला पॉइंट आप पहुंचोगे, द फौजी द आर्मी एरिया, दैट इज घुमरी. द्रास से पहले. ओके. एंड देन घुमरी क्रॉस करके देन यू गो टू द्रास, एंड देन द कारगिल. या दैट इज हाउ इट इज. ओके. दैट इज द ले ऑफ द ग्राउंड. तो घुमरी में हम पहुंचे. फिर घुमरी में वहाँ पर जो है, जो वहाँ पर अब रात के लगभग 2 बज चुके थे, तो हमको किसी ने गाइड किया कि भाई आप लोगों को इस इलाके में जाना है. एंड देन इट वाज ऑल ब्लैकआउट. तो गाड़ियों के ऊपर पूरा जो है ब्लैकआउट किया गया. दी व्हीकल्स लाइट्स वर कम्प्लीटली स्विच्ड ऑफ. ऐसे करके फिर हमने जो फौजी तरीका होता है, वाइट कुर्ती पहन के और टॉर्च शेड करके जो कुर्ती मार के, और उस कुर्ती के पॉइंट के ऊपर देख के ड्राइवर गाड़ी चलाता है. दैट इज़ हाउ वी ड्रोव फॉर नेक्स्ट 4-5 आवर्स टॉर्च से. वो सर उसकी ड्रिल ऐसे होती है, अब अंधेरी रात है, अब जो इतना बड़ा इक्विपमेंट है और साथ में वो रिवर बह रही है, तो एक जवान क्या करता है कि वाइट कुर्ती पहनी जाती है. अच्छा. और टॉर्च को शेड किया जाता है. ओके. और टॉर्च की शेड में से एक छोटा सा पॉइंट छेद निकाला जाता है. उसको एक बंदा पकड़ के ऐसे टॉर्च को कुर्ती के ऊपर मारता है. अच्छा. तो वो शेड की एक बीम, हल्की सी पॉइंट लाइट जो व्हाइट कुर्ती के ऊपर जाके शाइन करती है, चमकती है. हाथ से पीछे करके रखता है. हाथ, फिर वो हाथ से पीछे करके ऐसे चलता रहेगा पैदल. ओके. और उसकी जो हल्की छोटी सी वो बीम की जो लाइट जो व्हाइट कुर्ती के ऊपर शाइन करेगी, वो सिर्फ उस ड्राइवर को दिखाई देगी जो पीछे ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है. वो ड्राइवर उस शेड को देख के फिर उसके, और दैट गाय एज अ ड्रिल, तो एक बंदा आगे चलता है पैदल, एक बंदा आगे पैदल चलेगा. ओके. और वो रोड के सेंटर में चलेगा. ओके.
ताकि जो ड्राइवर है उसको अंदाजा रहेगा कि ये रोड का सेंटर है तो मेरे को गाड़ी को ओके किस तरीके से चलाना है, इस ढंग से चलाना है, ये सेंटर बचेगा तो मेरे को इतनी जगह अवेलेबल है, बिकॉज अदरवाइज देयर इज नथिंग विजिबल एंड यू कैन नॉट स्विच ऑन द लाइट्स, क्योंकि जैसे आप लाइट शूट करोगे वैसे ऊपर से सीधा वो आते चलेंगे। वहाँ तो गोले पहले बरस रहे थे। बिल्कुल, वो तो गाड़ियाँ पड़ी हुई थी सर वहाँ, जली हुई गाड़ियाँ पड़ी थी रिवर में, पूरी की बुरी हालत थी वहाँ पर। तो दैट इज वी ड्रोव फॉर द इंटायर 4 to 5 hours बिफोर द फर्स्ट लाइट। सुबह 6:30-7 बजे के आसपास फर्स्ट लाइट हुई, उससे पहले वी गॉट इनटू अ एरिया व्हिच वाज हिडन, सो दैट इज हाउ वी रीच्ड। तो कौन सा एरिया था वहाँ? ये सर कारगिल से थोड़ा पहले ना एक जो अभी कारगिल वॉर मेमोरियल बना है एक तो कारगिल से पहले तो जो आप बता रहे हो वो, और उससे पहले एक थसगाम करके इलाका था। हाँ थसगांव है। तो थसगाम अब मैं, क्योंकि अभी मैं 2 साल पहले गया था, तो थसगाम जो है वो अब नाउ इट इज़ अ प्रॉपर जो फौज की KLP होती है वो वहाँ पर बन चुकी है, बट उस टाइम देयर वाज नथिंग देयर। तो थसगाम वाज द एरिया वेयर आई इनिशियली गॉट डिप्लॉयड। ये जो वॉर मेमोरियल है उससे 2-3 किलोमीटर आगे जाके है। ओके ओके ओके। कारगिल वॉर नहीं पहले तो द्रास में भी कुछ भी नहीं था, द्रास में भी सारा ब्रिगेड थी, ऐसी रहती थी पूरी। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ जब आप पहुँच गए क्या सिनेरियो था और किस तरीके से आपने, आपको जाते ही हुक्म मिल गया? सर एज दे से कि फॉग ऑफ वॉर, तो दैट वाज द फॉग व्हिच वाज देयर, क्योंकि आपको कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, और उसके बाद जो है आपके ऊपर बम्बार्डमेंट, जैसे दी पाकिस्तानी, आई मस्ट अप्रिशिएट, बोलते हैं दुश्मन जहाँ तगड़ा हो वहाँ तारीफ भी करनी चाहिए, देयर एबिलिटी टू ट्रैक एंड देयर एबिलिटी टू बम्बार्ड इज रियली गुड। तो लकीली फॉर मी जो जिस एरिया में मैं पहले डिप्लॉय हुआ वहाँ पर उन्होंने मुझको बम्बार्ड करने की काफ़ी कोशिश की, बट जो मेरे आगे की जो हिल फीचर थी, दैट हिल फीचर बिकेम अ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर देम। ओके। क्योंकि या तो उनकी जो बम्बार्डमेंट है वो उस हिल फीचर में स्टक हो जाएगी, और अगर वो ज़्यादा एंगल रेज करेंगे तो वो आगे निकल जाएगी, तो वो पीछे निकल जाएगी। तो आई रियलाइज्ड इट कि क्योंकि मैं देखता रहा कि उन्होंने पूरा दिन, जब तक मेरी डिप्लॉयमेंट चल रही थी, सारा दिन वो कोशिश करते रहे। उसके दिन के बाद वो सेकेंड नाइट कोशिश करते रहे। आप शैडो जोन में थे? वैसे शैडो जोन में थे हम। तो वो जो है वो आई रियलाइज कि भाई मैंने इतना देख लिया कि वो कितना मेरे नज़दीक आ सकता था। सो मैं जहाँ मैं डिप्लॉयमेंट था उसके बिल्कुल मेरा डिप्लॉयमेंट की एज के ऊपर रिवर थी, तो ही कुडंट रीच द रिवर। वो रिवर की दूसरी एज तक पहुंच गया, वहां तक उसकी शेलिंग होती रही, पर उसके बाद जैसे वो एंगल रेज करेगा तो इट विल गेट either it will get stuck up or it will go much beyond. So I realized कि this is a safe area. So उसके बाद we established the communication and all, and then the call started coming. So within next 7 to 8 hours we were ready to fire, and then we started off. तो आप किधर गोले फेंके फिर आपने? ये सारे सर जितनी तोलोलंग वाले जो फीचर थे, इसके आसपास के जितने फीचर थे, पॉइंट 4785 और ये सब, और उसके बाद जो है जब टाइगर हिल, क्योंकि टाइगर हिल के लिए मेरे को थोड़ा सा मोबिलाइज करना पड़ा गन को, तो बफोर्स गन को एक्चुअली में वहाँ पर बफोर्स की लगभग सारी रेजिमेंट्स पहुँच गई थी। अच्छा, क्योंकि आपकी सबसे पहले थी या बीच में थी या बाद में? We were the second one, sir. अच्छा, you were the second one. Because then तो you must have got lot of opportunity to bombard. हम तो सर वहाँ पर कोई गिनती नहीं है. We fired so much. That's what I'm saying. So in fact, Bofors had the ability of self-propulsion SP वाला, तो we used to move the guns. तो जैसे जरूरत पड़ी तो, क्योंकि it had the ability to move. तो ऐसा कोई अभी क्या है, आप तो सपोर्ट में थे जी, हैं, बोफोर्स का तो बहुत ही बड़ा कमाल रहा है कारगिल में। कारगिल सर। तो कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जिसको आपने सपोर्ट किया और फाइनली? सर ये जो तोलोलिंग के ऊपर जो अपना सेकंड राजरीफ वाला ऑपरेशन था, 2 राजरीफ, जिसमें विजिंत थापर was there. Okay. This operation we fired. Okay. You supported that operation, yes, completely. Okay. उसके बाद जो है तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही अलग अलग ऑपरेशन हुए 3, बिकॉज तोलोलिंग was divided in 3-4 different features. तो इसके बाद जो तोलोलिंग हाइट के बाद में जो जितने पॉइंट्स थे उनके ऊपर जो अटैक हुए, उनके ऊपर आई मूव्ड माई गन ahead and we fired on all those features. ये सारे के सारे जितने ऑपरेशन थे, and I was very liberal with firing. So if they ask me to fire 100 rounds, I'll fire some 500 rounds. Okay. So all that was then, of course, उसके बाद जो है
4 जुलाई के आसपास जो ये टाइगर हिल वाले जो ऑपरेशन हुए हैं, इन सब के ऊपर वी फायर्ड वेरी। ओके ओके। कोई डायरेक्ट ऑपरेशन आपने खुद किया वहाँ? देयर वाज वन ऑपरेशन वेयर आई डिस्ट्रॉयड वन दिस थिंग, कॉम सेंटर। बताइए। तो वो कॉम सेंटर ऐसा था कि सर उसके ऊपर से, उस कॉम सेंटर में से जो है वो लोकल जो वहाँ पर इंट वाले थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे जो है ये 2-3 फीचर्स क्रॉस करके इन अ बॉल ऐसे कॉम सेंटर एक डिटेक्ट हुआ है, और दैट कॉम सेंटर इज रिलेइंग दी मूवमेंट प्लान्स ओके। ऑफ आवर ट्रूप्स। इंडियन आर्मी के मूवमेंट प्लान्स को वो रिले कर रहा है पीछे, और जिसकी वजह से ही आपके ऊपर इतनी बम्बार्डमेंट हो रही है। सो आई वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एंड देयर आफ्टर आई प्लान टू डिस्ट्रॉय इट। ओके। तो वो किया मैंने एक ऑपरेशन, और जिसमें हमने जो है आफ्टर इट वाज अ डे ऑपरेशन सर। कैसे किया? तो उसमें जो है थोड़ा डिटेल बताइए। आई टुक अराउंड 10-12 बंदों की टीम थी। द वर्स्ट पार्ट वाज नॉट द ऑपरेशन। ओके। द वर्स्ट पार्ट, क्योंकि ऑपरेशन तो हमने कर दिया वो 15 मिनट के अंदर। ओके। वर्स्ट पार्ट वाज रीचिंग क्लोज टू दैट अनडिटेक्टेड, ओके। एंड इट वाज ऑल दैट टू डे लाइट, ओपन टेरेन, रॉकी फीचर्स, आइदर सैंड और रॉक। आई नो। तो वो हमको जो 2-3 किलोमीटर जो कवर करने थे, वो कवर करने के लिए वी टुक अराउंड 6 to 7 आवर्स, बिकॉज वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें 2-3 बज गए अनडिटेक्टेड। वी कुड रीच अनडिटेक्टेड एज क्लोज एज 50 मीटर्स टू दैट सेंटर। उसके बाद फिर उसको ऊपर हमने चार्ज किया फ्रॉम देयर, एंड दीज पीपल वर caught in the sense कि the daylight worked to our advantage in a manner कि वो सपने में ये नहीं सोच सकते थे कि दिन दहाड़े भी अटैक हो सकता था। उनके दिमाग में था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो रात के टाइम ही होगा, इतनी हिम्मत कौन करेगा कि डे टाइम पर आके हमको खुल्लम खुल्ला अटैक कर दिया ऐसे। तो दे वर कॉट नैपिंग। एक उनका सेंट्री था जो खड़ा हुआ था, और वो भी बिल्कुल he was kind of very tired. I could see from body language कि मतलब जो है वो जो उसके तौर तरीके थे कि मतलब उसकी खुद की हालत इतनी को खास अच्छी नहीं है। बाकी 7-8 लोग थे वो अंदर बैठे हुए थे, कुछ गप्पे मार रहे थे 2-4, कुछ सो रहे थे, they were relaxing, having a afternoon siesta. तो वो फिर then we charged on that and it was destroyed. It took us 15 minutes to destroy that completely. So this operation you planned it at your own level? Yes, my own level. Okay, you didn't bother about anybody? नहीं, मैं ये सर इनफैक्ट जो भी मेरे ऑपरेशंस रहे हैं उसमें शायद ही कभी ऐसा ऑपरेशन होगा वेयर आई हैव यू नो काइंड ऑफ अनलेस देयर इज अ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ अ बिगर प्लान, नेबरिंग यूनिट और समथिंग। हाँ, अगर वो उस टाइप का है तो आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी आई हैव ऑलवेज प्लान्ड माई ऑपरेशन माई सेल्फ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आप इस टाइप के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको पूरा विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। और आप जब आप उस विश्वास से भरकर, उस कॉन्फिडेंस से भर के अगर ऑपरेशन कंडक्ट करोगे तो ही उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। अगर आपको 4 लोग कंफ्यूज कर रहे हैं बैठ के कि नहीं भाई ये नहीं, ये वेपन ले जा, यहाँ पर तू रॉकेट लॉन्चर नहीं, यहाँ पर तू HMG ले जा, यहाँ पर, तो क्या होता है फिर वो इट बिकम्स, व्हाट इज दैट, देयर इज अ कोट फॉर दैट, that too many people spoil the, so too many cooks spoil the dish, yeah, that kind of a thing is there. So I don't believe in that. I've always focused very with complete clarity in my mind कि this is what I need to do and I'm ready for the consequences. And secrecy as well. Yes. So, and I'm ready for the consequences. अगर गलत गया तो फिर गलत गया, फिर देख लेंगे. That was your decision only to do it in the daytime. Yes. And that to be nobody उस time, क्योंकि war was in the full this thing, so nobody even had a time even to ask from me or to find out कि भी तू कैसे कर रहा है बता, कब कर रहा है ये बता, कुछ नहीं, वो तो मैंने प्लान किया। How did you get this idea कि इसको destroy करना है, क्यों? तो I got the intelligence, the int people they came to me and they said कि we have detected this. Okay.
So they shared the information. When they shared the information, they gave me a general area. Okay. कि यहाँ से हमने we picked up the signals and all. Okay. So they have their own Okay. way of doing things. So once the information was there, I said, okay, let's go and do it. क्या बात है मतलब you were captain only that time. I was a young captain. Means as a young captain taking on decision and बड़ी busting that और सर hideout. उस टाइम फिर क्या था मेरा जो ये इनिशियल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, जो काउंटर इंसर्जेंसी के मैं 4-5 ऑपरेशन जो कर चुका था, तो वो सब एक्सपीरियंस मेरे काम आ गया, क्योंकि आई वाज दैट टाइम बबलिंग विद कॉन्फिडेंस. I know. कि भी ठीक है, यहाँ भी कर दिया, वहाँ भी कर दिया, ये इतना डिफिकल्ट कर दिया. ये जो स्पेशल फोर्सेज वाला एटीट्यूड तो तुम्हारा अकेडमी से ही था ना. तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मैरून बैरन नहीं मिली, उसको छोड़ो और कम से कम जो करना है वो तो करो. क्या बात है. सो देन आई रियलाइज एंड इट टुक मी what 12 to 15 minutes to destroy. मैंने जला दिया सारा कॉम सेंटर. वो पहुंचने में कितना टाइम लगा था? पहुंचने में लग गए 6 to 7 hours सर. बिकॉज क्रॉल हॉल्ट सीक्रेसी ना पूरा. एंड देन आई हैव टू कोऑर्डिनेट द इंटायर टीम मूवमेंट्स. अगर एक भी कोई डिटेक्ट हो जाता तो कहानी खत्म थी वो सारी. आई नो there could have been other way round. एब्सोल्युटली. तो वी रीच्ड देयर एंड देयर आफ्टर वी चार्ज्ड एंड वी लॉब्ड द ग्रेनेड्स. और हम फायरिंग करते हुए अंदर घुसे और उसके बाद तो मतलब वहाँ पर एकदम कोहराम ही मच गया. उनको पता नहीं लगा कि हुआ क्या हमारे साथ. दे कुडंट रियलाइज व्हाट हैज हिट देम फ्रॉम वेयर. तो सरप्राइज, कंप्लीट सरप्राइज सर. एंड डे लाइट एकदम से ठाक करके जैसे बोलते हैं ना, एकदम बिजली गिरी जैसे. तो वो बिजली गिरी उनके ऊपर. सो राकेश, कारगिल हो गया. आई मस्ट से दैट यू हैव सीन द हाफ ऑफ द JNK दिस साइड, पुंछ और नौशेरा सेक्टर, ये Rajouri and all is a one side of the Jammu region. This become your उधमपुर वाला और लेह लद्दाख वाला जो एरिया हो गया. उसके बाद आप कारगिल के बाद कहाँ पहुँचे? सर कारगिल के बाद क्या हो गया कि आफ्टर द ऑपरेशंस गॉट ओवर, तो माय यूनिट वाज मूविंग टू पीस. ओके. बिकॉज कुल मिला के कारगिल को फ्रॉम दैट कारगिल इटसेल्फ. अच्छा, यूनिट हैज कंप्लीटली कम इन द कारगिल देन. हाँ, तीनों बैटरियां अलग अलग जगह चली गई. अच्छा, आ गई थी सारी बैटरियां अलग. वन ऑफ माय बैटरी वेंट टू बटालिक. ओके. एंड देयर वाज अनदर बैटरी व्हिच वेंट समवेयर बिटवीन कारगिल एंड दिस एरिया. क्योंकि देयर वाज नो कम्युनिकेशन. तो जो आइडिया लगता था थोड़ा बहुत ही कम होता था. कभी किसी की फाइबर. दैट मीन द फुल रेजिमेंट वाज इन. हाँ, कंप्लीट सर. उस टाइम तो ये हालत हो गई कि द लास्ट बोफोर्स रेजिमेंट व्हिच वाज इन औरंगाबाद समवेयर, उसको भी इंडक्शन के ऑर्डर मिल गए. ऑल्दो इट रीच्ड वेरी लेट, बट दे आल्सो गॉट. क्योंकि उस टाइम पता लग गया कि बोफोर्स अब जो कुछ होगा बोफोर्स नहीं कर रहा. काम तो तो हमारा तो नंबर पहले आ गया, क्योंकि हम तो कम से कम कुछ नहीं तो हम उस कमांड में बैठे हुए थे. वी वर पार्ट ऑफ द सेम कमांड, नॉर्दर्न कमांड में बैठे हुए थे हम. जस्ट द डिफरेंस वाज ओनली कोर. 15 कोर एंड दिस इज करेक्ट 16 कोर. तो वो तो हमारा तो नंबर पहले आ गया. 2 यूनिट थी 16 कोर की, ये 15 कोर की. 16 कोर की हमारी 2 यूनिट थी. हम तो दोनों सबसे पहले पहुंच गए वहाँ पर. ये कारगिल वॉर के स्पेशली बोफोर्स का जो ऑपरेशन था, ये तो बहुत टेलीवाइज्ड हुआ था उस टाइम. इट वाज इन द ड्राइंग रूम्स. हाँ, तो ये बरखा दत्त आई थी तुम्हारे? बरखा दत्त इज देयर इन द गन एरिया. शी इज सेइंग कि तुम्हारे इसमें आई थी सर. हाँ सर, वो जो आप उसका एक देखेंगे, इट इज माय गन एरिया ओनली. अच्छा. Which is there, and one of my live interview is there from there. अच्छा. I had forgotten about that interview. In fact, वो क्लिप देख के ही मेरे घर वालों को पता लगा कि आई एम इन दी वॉर बैटल. अच्छा. वो क्लिप जो है, इट वाज कमिंग लाइव ऑन सम न्यूज चैनल. वन ऑफ माय कजन, मेरे एक कजन ने देख ली वो क्लिप. तो उसने बोला ये तो राकेश है. तब उसने फिर जो है वो बताया, वो मेरी बुआ जी का बेटा था. तो ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर, देन हिज मदर इन्फॉर्म्ड माय पेरेंट्स कि भी वो कारगिल में है. So you came back to the peace. So I came back to, so unit got inducted, battery अलग अलग करके हम आए, and we got this thing. We became part of the armored formation. Okay. और as a support RT. Part of the armored formation as this thing, part of the armored combat groups. Okay. तो ये जो आर्मर्ड का जो फंक्शन करने का सर डिफरेंट ग्रुप्स में होता है. सो यू बिकम पार्ट ऑफ अ कॉम्बैट टीम एंड कॉम्बैट. सो यू बिकम एज अ बैटरी इज पार्ट ऑफ अ कॉम्बैट ग्रुप. या आई नो. सो वी बिकेम पार्ट ऑफ कॉम्बैट ग्रुप एंड जनरल पनाग वाज द GOC देयर. ओके. तो जैसे थे वो उसी ढंग से. तो हम लोगों को तो, मुझे तो ध्यान है कि जब मेरी बैटरी, हमारी गन्स, हमारी रेजिमेंट में माई बैटरी वाज द लास्ट टू डी इंडक्ट, एंड इट टुक अस 3 months from there to reach. Okay.
3 months to reach. फिरोजपुर, Okay. मतलब पूरी रेजिमेंट को Okay, धीरे धीरे पूरी- करके एक एक महीने में इंटेंशन हुआ था। तो जब मैं पहुंचा तब तक ऑलरेडी वहां पर जो है ऑप मूव आ चुका था फ्रॉम द कॉम्बैट दिस थिंग फ्रॉम द आर्मर्ड टू मूव टू सूरजगढ़। तो मेरी तो जो वहाँ पर जो गन्स थी वो एक ट्रेन से उतरी और दूसरी ट्रेन में अच्छा, वैसे लगी, और मैंने वहाँ पर अपना जो है जो सामान था वो 2 दिन में वहाँ डंप किया एंड स्ट्रेट अवे मूव टू सूरजगढ़। ओके ओके क्योंकि वहाँ पर जो है उस टाइम डिव की वो वॉर एक्सरसाइज चल रही थी, ओके। तो वो सीधे हम वहाँ पर वॉर एक्सरसाइज में ही पहुँच गए और पराक्रम भी तो शुरू हो गया होगा। तो उसके बाद जो है ये चलता रहा वहाँ पर। इन बिटवीन दिस ऑप पराक्रम स्टार्टेड। तो ऑप पराक्रम शुरू हुआ और वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुई हमारी। आई वॉज डिप्लॉयड एट पोखरन, प्रिसाइसली एट पोखरन। तो वहाँ पर पूरी वॉर एक्सरसाइज वगैरह चल रही थी, प्लान चल रहे थे। सो देन आई रियलाइज्ड कि होना धोना यहाँ कुछ है नहीं। इनफैक्ट आई हैड लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद अदर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग माई CU, अच्छा, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन। मैंने उनको बोला कि सर आप देख लेना, आप यहाँ से पड़े रहोगे, कुछ होना। अच्छा, जनरल पनाग हैड द प्लान टू कैप्चर 60 kilometers of enemy territory in first night. ओके। इफ गिवन द ऑर्डर्स, If given the order, his plan was, so he said कि I want commando observation officers from the RT units, ओके which will be given commando training. ओके तो मैं अपनी यूनिट से फिर जो है 2 बंदे लेके एंड एक कमांडो टीम बनी हमारी। वहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग चल रही थी इन दी डेजर्ट वॉरफेयर। अच्छा, तो वहीं उसी एरिया में, उसी एरिया में 4-4 दिन हम लोगों को हाइड में रहना है अनडिटेक्टेड। देन दी टीम्स विल कम टू डिटेक्ट अस, वो सारा चल रही थी ट्रेनिंग वगैरह। तो वन डे आई टोल्ड द अदर ऑफिसर, सर ये सब यहाँ पर चलती रहेगी ट्रेनिंग में, होना कुछ नहीं है। तो एवरीबडी वाज थिंकिंग नाउ वी आर डेफिनेटली गोइंग इनटू वॉर। आई वाज द ओनली वन ऑड मैन आउट। सो आई सेड सर कि आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग हैपनिंग, ये थोड़े दिन यहाँ चलेगा, उसके बाद वो सब फिर फौज की ड्रिल स्टार्ट हो जाएंगी। सो माई CEO गॉट एंग्री विद मी। तो कौन थे सी? ही इज़ नो मोर नाउ सर। ओके सो इस कर्नल पोपली थे। ओके तो ही सेड कि नो हाउ कम यू आर द ओनली वन हु इज गॉट सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि दिस टाइम वी आर डेफिनेटली गेटिंग इनटू दिस थिंग वॉर एंड वी आर रेडी टू स्ट्राइक एंड ऑल दैट। तो आई टोल्ड हिम कि सर आई डोंट थिंक सो इट्स हैपनिंग, एंड इवेंचुअली वी रियलाइज दैट इट वाज नॉट हैपनिंग। So I got fed up there. I was not a person who was meant for all this kind of